सामान पैक करने के बाद रिद्धिमा रुक्मा देवी के पास पहुंची। रुक्मा देवी ने उसे देखते ही मुस्कुराकर पूछा, अरे क्या बात है छोरी, सब ठीक तो है ना? रिद्धिमा ने उदास आवाज में जवाब दिया, वो क्या है ना, कुणाल मुझे दिल्ली लेकर जा रहे हैं। सब कुछ बहुत अचानक से प्लान किया तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। इससे पहले कि रुक्मा देवी कुछ कहती, लक्ष्मी वहां पर दौड़ती हुई आई। क्या मैडम जी, आप जा रही हो? लेकिन आपको तो यहाँ रुकना था ना, आपका काम तो अधूरा ही रह गया। रिद्धिमा ने नजरें उठाकर लक्ष्मी की तरफ देखा। कौन सा काम लक्ष्मी? भैरव सिंह जी ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे इसकी बात पर ध्यान न दे, ये तो कुछ भी बोलती है पगली। रिद्धिमा को लक्ष्मी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन रिद्धिमा के जाने की बात सुनकर भैरव सिंह जी और रुक्मा देवी उदास हो गए थे। भैरव सिंह जी ने रिद्धिमा के माथे पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया। छोरा छोरी जो भी पैदा हो, हमारे को जरूर खबर करना बेटा। हमने तो सोचा था थारा बच्चा यही इस गांव में पैदा होगा तो हम भी खिलाएंगे, पर कोई बात नहीं, अगर कुणाल कह रहा है तो तुझे जाना चाहिए। और अब वो वक्त आ चुका था जब रिद्धिमा दिल्ली जाने के लिए हवेली के बाहर निकली। रिद्धिमा बार बार पलटकर हवेली की तरफ देख रही थी। उधर लक्ष्मी भी चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी नजरें सिर्फ कुणाल की तरफ थी, लेकिन घूंघट होने की वजह से कोई भी लक्ष्मी के चेहरे को नहीं देख पा रहा था और कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि लक्ष्मी के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। रिद्धिमा को जाते देख भैरव सिंह जी और रुक्मा देवी काफी इमोशनल हो गए थे। टैक्सी ड्राइवर ने कुणाल को चलने का इशारा किया। कुणाल ने कहा, चलो रिद्धिमा, 5 बज चुके हैं, हमें देरी हो जाएगी। और कुछ देर बाद कुणाल और रिद्धिमा की टैक्सी गांव के बाहर की तरफ चल पड़ी। कुणाल अभी लगातार बड़े ध्यान से रिद्धिमा के चेहरे को देख रहा था, क्योंकि कुणाल के दिल में भी यही सब चल रहा था कि आखिर रिद्धिमा उस तरह से गाना क्यों गा रही थी, गांव के लोगों की तरह बातें क्यों कर रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन तभी अचानक से ब्रेक लगा। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर ने पलटकर कुणाल की तरफ देखा और उसे बताया कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। यह सुनने के बाद कुणाल परेशान हो गया। एक तो वैसे ही हमें देरी हो रही है और फिर ये सब कुछ। ड्राइवर ने कुणाल को परेशान ना होने के लिए कहा और उसे बताया कि कुछ ही देर में वह गाड़ी का टायर ठीक करवा लेगा। उस वक्त जब कुणाल ने रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि रिद्धिमा मुस्कुरा रही थी। रिद्धिमा, गाड़ी खराब हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई तो चाहता है कि मैं गांव से ना जाऊं। वापस चलते हैं ना कुणाल, बहुत अच्छा लगता है उस हवेली में। हवेली को शायद मेरी जरूरत है कुणाल। रिद्धिमा की इस तरह बहकी बहकी बातें करने पर कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? इस बार रिद्धिमा ने कुणाल के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिद्धिमा की आंखें कुणाल को कुछ अलग लगी। उसने कुणाल से कहा, मैंने पहले भी बताया, मारो जाने का मन्ना है यहाँ से, क्यों जिद कर रहा है छोरे? कुणाल डरकर एकदम से पीछे हट गया। रिद्धिमा, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों बोल रही हो? हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। तब तक गाड़ी का टायर भी ठीक हो चुका था। ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की और कुणाल और रिद्धिमा की टैक्सी गांव की सीमा से बाहर निकल गई। लेकिन गांव से बाहर निकलते ही रिद्धिमा ने कुणाल से कहा, मेरा पेट दर्द हो रहा है, कुछ अजीब लग रहा है मुझे, कहीं हमारा बेबी तो नहीं आने वाला? रिद्धिमा की हालत देखकर कुणाल घबरा गया। ये तुम क्या कह रही हो रिद्धिमा? अभी तो 8th मंथ शुरू हुआ है, बेबी को आने में अभी टाइम है। 1 मिनट रुको, ड्राइवर गाड़ी रोको। कुणाल ने टैक्सी को फिर से रुकवा दी। रिद्धिमा को पानी पिलाया, लेकिन रिद्धिमा ने फिर से अपने पेट में दर्द होने की बात कही। कुछ अजीब सा लग रहा है कुणाल, मेरी तबीयत। चलो ना वापस हवेली चलते हैं, रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो। इस बार कुणाल को लगा शायद रिद्धिमा वापस जाने की वजह से अपने पेट में दर्द होने का बहाना बना रही है और इसीलिए कुणाल ने रिद्धिमा को डांट दिया। मैंने तुम्हें कहा ना, हम वापस नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। कुणाल और रिद्धिमा अभी तक गांव से ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। कुणाल ने फिर से ड्राइवर को आगे चलने के लिए कहा। अंधेरा काफी गहरा हो गया था। रिद्धिमा की नजरें उस खेजड़ी के पेड़ को ढूंढ रही थी जो उस दिन गांव में आते वक्त उसे दिखा था। रिद्धिमा ने देखा जैसे ही उसकी गाड़ी वहां से निकली, दूर वह खेजड़ी का पेड़ नजर आया। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से रिद्धिमा पेड़ की परछाई देख पाई थी। कुणाल देखो, वही पेड़ जिस पर पिछली बार हम रुके थे और वो लाल रंग की चुनरी मेरे बैग में आ गई थी। कुणाल रिद्धिमा की बात को इग्नोर कर रहा था। कुणाल रिद्धिमा से इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता था, बस वह जल्दी से जल्दी उस गांव से दूर निकल जाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से कुणाल ने रिद्धिमा के चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या कर रही हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? बहुत दर्द हो रहा है कुणाल, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है हमारा बेबी आने वाला है। कुणाल प्लीज मुझे बचा लो। अब कुणाल के पास गाड़ी रुकवाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।
कुणाल ने ड्राइवर से कहकर एक बार फिर अपनी गाड़ी को वहीं पर रुकवा दिया। कुणाल ने रिद्धिमा को गाड़ी से बाहर उतारा। रिद्धिमा को लेबर पेन शुरू हो चुका था। इस तरह अचानक से रिद्धिमा को हो रहे लेबर पेन से कुणाल को हैरानी में डाल दिया था। ये कैसे हो गया रिद्धिमा? अभी तो बेबी के आने में बहुत टाइम है और तुम्हारी तबीयत ठीक थी, फिर ये सब अचानक क्या हो रहा है? तभी वहां पर धीरे धीरे हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे काली आंधी के चलने की शुरुआत हो रही है और इसी वजह से कुणाल और रिद्धिमा परेशान हो गए थे। रिद्धिमा दर्द से चीखते हुए कुणाल से पूछ रही थी, क्या कर सकते हैं? अभी तो जोधपुर बहुत दूर है यहाँ से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ जल्दी करो। तभी अचानक से वहां पर किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वहां पर आसपास कोई औरत थी। उस आवाज को सुनकर ड्राइवर ने कुणाल से कहा, साहब मुझे लगता है गांव की कोई औरत यहाँ पर है और गांव की औरतें ना इस काम में बड़ी माहिर होती हैं, वो मैडम जी की डिलीवरी यहीं पर करवा देंगी। कुणाल ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? इस तरह से जंगल के बीच में मेरी बीवी की डिलीवरी होगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? ड्राइवर ने कुणाल की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, अरे साहब गांव की औरतों को बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं, आपको क्या पता, मैं अभी बुलाता हूँ उस औरत को। पायल की आवाज तो यहीं से आ रही थी। ड्राइवर का इतना कहना था कि तभी लाल रंग की चुनरी और लहंगा पहने एक औरत आ गई। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी और उस औरत ने कुणाल और रिद्धिमा को देख कर पूछा, क्या हो गया रे छोरे, यहाँ जंगल के बीच क्या कर रहे हो तुम लोग? इस लड़की को क्या हुआ है? कुणाल पूरी तरह से परेशान था। वह औरत के पास गया और उसे कहा, देखो ये मेरी पत्नी है और अचानक उसके पेट में दर्द हो रहा है, लगता है उसको बच्चा होने वाला है, आप प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए ना। उस औरत ने बड़े गौर से रिद्धिमा की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वह देख वहां सामने मेरी झोपड़ी है, चलो वहां पर तुम्हारी बीवी को ले आओ। एक बार के लिए कुणाल को उस औरत पर भरोसा नहीं था, लेकिन ड्राइवर के समझाने पर कुणाल रिद्धिमा को उस झोपड़ी तक ले गया। वहां जाकर कुणाल ने देखा कि बस एक छोटी सी झोपड़ी जिसके अंदर एक खाट, छोटा सा चूल्हा और जरूरत का कुछ सामान था। उस औरत ने खाट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ लेटा दो और घबराने की जरूरत ना है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस तुम मेरा एक काम करो। कुणाल ने हैरान होते हुए उस औरत की तरफ देखा। काम? कैसा काम? अरे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे ना तो एक मंदिर आएगा, उस मंदिर का प्रसाद लेकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारी बीवी का ख्याल रखूंगी। कुणाल ने परेशान होते हुए इस औरत से पूछा, लेकिन इस वक्त मंदिर का प्रसाद लेने की क्या जरूरत है? मेरी वाइफ की हालत खराब हो रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी डॉक्टर हूं। कुणाल की बात सुनकर औरत जोर जोर से हंसने लगी। डॉक्टर काम ना आवे छोरा, यहाँ तो जो मैं करूंगी वही काम आवेगा। अब अगर अपनी बीवी की जान बचानी है तो जो मैं कहूँ वो काम कर ले। रिद्धिमा दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। कुणाल उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर ने कुणाल को ऐसा करने से मना कर दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस काली आंधी की शुरुआत उस जंगल में हो चुकी थी वह गांव में पूरे जोर पर होगी और इस हालत में रिद्धिमा का उस गांव में जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। रिद्धिमा की हालत खराब होते देख कुणाल ने ड्राइवर की बात पर भरोसा कर लिया और इसीलिए वह झोपड़ी में उस औरत के हाथों से डिलीवरी करवाने के लिए तैयार हो गया। कुणाल को इस तरह परेशान होते देख रिद्धिमा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, गांव के लोग इतने बुरे भी नहीं होते हैं, वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तुम जाकर मंदिर से प्रसाद ले आओ प्लीज। कुणाल ने घबराकर रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और इसे कहा, लेकिन उसमें वक्त लग जाएगा रिद्धिमा, वो मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कुणाल की बात सुनकर ड्राइवर ने कुणाल से कहा, अरे साहब क्यों परेशान होते हैं, मैं आपको अपनी गाड़ी से लेकर चलूंगा ना, अम्मा जी तब तक मैडम जी का ख्याल रखेंगी। उस बूढ़ी औरत ने रिद्धिमा के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा, जैसे प्रसाद आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा और तुम लोग जरा जल्दी आना, तब तक मैं सब ठीक कर देती हूँ। कुणाल को न जाने क्यों उस औरत की बात पर भरोसा हो गया और ड्राइवर को लेकर कुणाल उसके बताए हुए मंदिर की तरफ चला गया, वे प्रसाद लेने जिसके लिए उस औरत ने कुणाल से कहा था। मंदिर पहुंचने के बाद कुणाल ने जल्दी से वहां से प्रसाद लिया। फिर मंदिर कुछ अजीब सा था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां पर कोई नहीं था, बस एक छोटी सी मूर्ति और उसके आगे कटोरी में रखा हुआ प्रसाद। कुणाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान की आहट थी। उनकी जिंदगी में कुछ बहुत डरावना और खौफनाक कुणाल और रिद्धिमा दोनों के साथ होने वाला था। घबराहट और डर की वजह से कुणाल बेहद परेशान था। उसने जल्दी से प्रसाद लिया और ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी कीजिए, हमें बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचना है, पता नहीं रिद्धिमा की तबीयत ठीक भी है या नहीं। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और कुणाल को बैठने के लिए कहा।
ड्राइवर कुणाल दोबारा उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े जहां पर कुणाल अपनी पत्नी रिद्धिमा को उस बूढ़ी औरत के पास छोड़कर आया था। कुणाल को वहां से आए हुए काफी देर हो चुकी थी और इसीलिए वो रिद्धिमा को लेकर बहुत परेशान था। कुछ ही देर के बाद जब कुणाल वहां पहुंचा तो चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। लगता है हम रास्ता भूल गए, कुणाल ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर भी आंखें फाड़ फाड़ कर उस अंधेरे में चारों तरफ झोपड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक झोपड़ी को ढूंढने की कोशिश करने के बाद ड्राइवर भी परेशान हो गया। साहब यहीं तो थी वो झोपड़ी, लेकिन अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल की घबराहट बढ़ने लगी। तुम तो इस एरिया के बारे में सब कुछ जानते हो ना, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलकर दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं था। साहब मैं सही कह रहा हूँ, हम रास्ता नहीं भूले, वो झोपड़ी यहीं पर थी। हम यहाँ से सीधे सीधे गए थे और उल्टा लौट कर आए, तो रास्ता भूलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। कुणाल बुरी तरह से घबरा गया था। चारों तरफ दौड़ दौड़ कर अपनी पत्नी रिद्धिमा को ढूंढ रहा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? झोपड़ी थोड़ी गायब हो सकती है। ड्राइवर ने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। मुझे तो किसी आत्मा का खेल लगता है साहब। मैंने वैसे भी बहुत सुना है इन आंधियों में बुरी आत्माएं भटकती हैं। मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ साहब। कुणाल ने गुस्से से ड्राइवर से कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा मतलब मेरी पत्नी गायब हो गई और तुम्हें जान बचाने की जगह भागने की लग रही है। ड्राइवर ने डर और घबराहट की वजह से कुणाल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा साहब? मुझे लगता है आपकी पत्नी नहीं मिलने वाली और वो औरत कोई चुड़ैल थी साहब। कुणाल ने ड्राइवर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो यहाँ वहां दौड़कर रिद्धिमा को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। कुणाल को लग रहा था कि बस उसकी आवाज सुनकर रिद्धिमा वहां पर आ जाएगी। रिद्धिमा, रिद्धिमा, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना रिद्धिमा? क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो रिद्धिमा? मैं आ गया हूँ। कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुणाल बदहवास हालात में भाग भाग कर अपनी पत्नी को तलाश कर रहा था, लेकिन दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान में रिद्धिमा या उस बूढ़ी औरत का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रिद्धिमा को आसमान निकल गया या न जाने जमीन खा गई। तभी कुणाल ने गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। इससे पहले कि कुणाल कुछ कहता, वह ड्राइवर अपनी कार को वहां से लेकर के भाग गया। अब कुणाल उस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था। रिद्धिमा के मिलने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। कुणाल पागलों की तरह यहाँ वहां पर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रिद्धिमा को उस झोपड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां उस वीरान में सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ रेत ही रेत। और इसी हिसाब से कुणाल को दूर दूर तक रेगिस्तान में किसी खतरे का इशारा हो रहा था। कुणाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ जाए, किससे मदद की उम्मीद करे। कुणाल ने अपने मोबाइल में चेक किया तो वहां नेटवर्क भी नहीं था। परेशान होकर कुणाल ने वापस गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कहाँ चली गई हो तुम रिद्धिमा मुझे छोड़कर? मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें इतने बड़े रेगिस्तान में? काले अंधेरे घने रास्ते में तुम ठीक तो हो ना रिद्धिमा? काफी दूर तक पैदल चलने के बाद कुणाल बुरी तरह से थक गया था। आधी रात हो चुकी थी। कुणाल एक जगह पर जाकर चुपचाप बैठ गया और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के सूरज की पहली किरण जब कुणाल के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। घबराकर कुणाल ने अपनी आंखें खोली और अचानक उसे बीती रात एक बुरे सपने की तरह याद आई। घबराकर एक बार फिर उसने रिद्धिमा को आवाज दी। रिद्धिमा कहाँ हो तुम? ठीक उसी वक्त कुणाल के फोन पर अंबिका जी का फोन आया। कुणाल का ध्यान अपनी माँ के फोन की तरफ गया। मम्मी का फोन? रिद्धिमा के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगा उन्हें? कुणाल ने घबराते हुए फोन उठाया और एकदम नॉर्मल होकर बात करने की कोशिश की। हाँ माँ, कैसी हैं आप? लेकिन उधर से अंबिका जी की डांटने की आवाज सुनाई दी। ये क्या तरीका है कुणाल? अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं था तो 2 दिन बाद आ जाते। बहू को इस तरह अकेले घर भेजने की क्या जरूरत थी, वो भी इस हालत में? अपनी माँ की यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कुणाल का सर चकरा गया। जमीन उसे घूमती हुई नजर आई। क्या 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 कह रही हैं आप? अरे ठीक से सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रही हूँ? रिद्धिमा को इस हालत में अकेले दिल्ली भेजने की क्या जरूरत थी? तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था ना। और देखो वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुम भी यहाँ पर आ जाओ अब। सब कुछ कुणाल की समझ से बाहर हो चुका था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सब एक डरावना सपना था या फिर कुछ और। रिद्धिमा कल रात को रेगिस्तान से अचानक गायब हो गई थी और ऐसे में फिर उसका दिल्ली में होना ये कैसे पॉसिबल है? कुणाल ने अपनी माँ को जवाब दिया। सॉरी माँ, बस मुझे टाइम नहीं मिला। आप प्लीज रिद्धिमा का ख्याल रखिएगा, उसकी तबीयत। अंबिका जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन रिद्धिमा की तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। शुक्र है भगवान का, अच्छी तरह यहाँ पहुंच गई, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई।
तूने मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखा ना, बिल्कुल ठीक तरीके से? कुणाल ने अपनी माँ का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुणाल को लग रहा था जैसे वह पागल हो जाएगा। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे समझ पाना किसी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। ये सब क्या हो रहा है? रिद्धिमा दिल्ली कैसे जा सकती है? वो कल रात को तो इस रेगिस्तान में उस औरत के पास। मैं क्या करूं? मुझे दिल्ली जाना होगा, मुझे सच पता करना है। सच में जो दिल्ली में कुणाल के घर पर थी वही रिद्धिमा थी? और बीती रात अचानक से रिद्धिमा रेगिस्तान से गायब हो गई, उसके पीछे क्या सच था? कौन थी वो बूढ़ी औरत? अब कुणाल क्या करने वाला था? कहां ढूंढेगा रिद्धिमा को? कैसे पता करेगा सच का?